हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी। जैसा कि आपको पता है कि चहल एकेडमी के इनिशिएटिव के अंदर हम हर पेपर के, हर सब्जेक्ट के 1995 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन को आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और साथ के साथ आज मेरा मोटिव है कि मैं 2013 ईयर में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे उन्हें आपके साथ डिस्कस करूं, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम में जो 25 मई को है आप उसे बेटर टैकल कर पाएं और वहां जाके एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ आंसर कर पाएं, एक बेटर एनालॉजी और एनालिसिस के साथ आंसर भी कर पाएं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। Question number 1 says, with reference to NALSA, National Legal Services Authority, consider the following statements. The first statement says that its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. As आपको समझ में आ चुका होगा, I guess. It issues guidelines for the SALSA, basically state legal service authorities, to implement the legal programs and schemes throughout the country. पहली चीज, नालसा का काम यह है कि वो फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, स्पेशली टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिससे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। दूसरी चीज, वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी गाइड करती है, जिससे लीगल प्रोग्राम्स और स्कीम्स को पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सके। इसका जवाब दोनों ही सही है, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2. सी मस्ट बी द आंसर। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आर्टिकल 39A के अंदर फ्री लीगल एड की बात की गई, राइट? फ्री लीगल एड की बात की तो गई, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया। उसको अप्लाई करने के लिए आपको 1987 तक वेट करना पड़ा, जब एक एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ये जब तक लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट नहीं आ गया, तब तक आपको ये सर्विस जो है, ये नालसा जो है, ये फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। नालसा की फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो वैसे ये इट वाज फॉर्म्ड इन 1995। एक्ट कौन सा था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के अंदर। इसी एक्ट से आपको लोक अदालत भी बनती हुई दिखती हैं। इसका मेन लॉजिक ये है कि जो लोग खुद वकील हायर नहीं कर सकते, अगर वो खुद लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते अपना सॉरी, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो उसे एक लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराए, वो उनको एक वकील प्रोवाइड कराए। और ड्यूटी उसकी यही है कि वो वीकर सेक्शन को सर्व करे। साथ के साथ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी बनाई गई थी, जो नालसा के ऑब्जेक्टिव को, प्रोग्राम्स को, स्कीम को थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सके, राइट? तो हमारे पास करेक्ट आंसर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। मैंने जैसे बताया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बना था। इसके साथ और लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी, जिससे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को बढ़ावा मिले। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्पोजल ऑफ केसेस को जल्दी से जल्दी किया जा सके, जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई हो सके, उन पर फैसला आ सके, और जुडिशरी के ऊपर भी आपको बर्डन कम होता हुआ दिखे। जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे, ये पैटर्न इन चीफ होते हैं नालसा के, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की जो सीट है, वहां आपको नालसा फंक्शन करती हुई दिखती है। साथ के साथ हर स्टेट के अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती हैं, हर हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटीज होती हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में भी आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज मिलेंगी, और तालुक रीजन में भी, तालुकाओं में भी आपको तालुक लीगल सर्विसेज कमिटीज मिलेंगी, जो इसी एक्ट के अंदर बनाया गया है, और वो काम करते हैं नालसा के डायरेक्शंस पर। वो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और लोक अदालत भी कंडक्ट कराते हैं स्टेट के अंदर। नालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी रन करवाती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in। ये जो इकोनॉमिक जस्टिस की आप बात देख रहे हो, ये कौन से प्रोविजंस के अंदर आपको मेंशन देखने को मिल जाता है? ऑप्शन ए सेज प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी सेज प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑप्शन सी सेज द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज, एंड द ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव। सी, इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रीएम्बल के अंदर आपको सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती हुई दिखती है, और जब हम डीपीएसपीज की बात करते हैं तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। तो बाय दैट लॉजिक हमारे पास सीधा सीधा आंसर जो हमें निकलता हुआ आ रहा है वो बी देखने को मिलेगा कि प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हुए दिख जाते हैं। तो बाय दैट लॉजिक हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज प्रीएम्बल एज वेल एज डीपीएसपीज, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मनी बिल से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर मनी बिल को राज्यसभा अमेंड कर देती है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल,
एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। मतलब मनी बिल पे अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देती भी है तो जरूरी नहीं है लोकसभा को उसे एक्सेप्ट करना पड़े, और वो जैसा प्रायर पोजीशन पे था जब लोकसभा ने पास किया था और उसी पे उसे वो प्रोसीड कर पाएगी। दूसरा ऑप्शन इज लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। तीसरा ऑप्शन इज लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। द फोर्थ ऑप्शन से इज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर द पासिंग ऑफ द बिल। पहली चीज, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, लोकसभा को रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीटली मनी बिल पे कंट्रोल लोकसभा का देखने को मिलता है। लोकसभा बिल्कुल कंसिडर कर सकती है दोबारा। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास एकदम सही देखने को मिल रहा है। देखो, मनी बिल पहली चीज लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। कंप्लीट कंट्रोल मनी बिल का लोकसभा के पास होता है। जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में होती नहीं। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत होती है आपको किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में, आपको प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। और प्रेसिडेंट ना तो पॉकेट वीटो यूज कर सकता है और ना ही सस्पेंसिव वीटो यूज कर सकता है इन केस ऑफ मनी बिल। जो केवल वीटो अवेलेबल है उसके पास वो एब्सोल्यूट वीटो है, राइट। मनी बिल के केस में केवल एब्सोल्यूट वीटो ही यूज हो सकती है, ना पॉकेट वीटो यूज होती है, ना सस्पेंसिव वीटो। तो ये मैंने बाकी इंफॉर्मेशन भी दे दिया आपको रिलेटेड टू मनी बिल। और हमारे क्वेश्चन का आंसर ए है, दैट इज वो बिना एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट, विदाउट एक्सेप्ट करे आगे बढ़ सकता है और अपने हिसाब से बिल को आगे बढ़ा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of country? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो देश की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, राइट? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। These are the directions provided by the Constitution to the government। क्या करने के लिए? जिससे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग की जानी चाहिए, जिनके बेसिस पे गवर्नेंस की जानी चाहिए, वो डीपीएसपीज हैं। 1935 में इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया था। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया था कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको अपनी गवर्नेंस चलानी है, और यही चीज आपको आर्टिकल 37 में भी मेंशन्ड दिख जाती है। तो बाय दैट लॉजिक हमारा आंसर हो जाता है सी, डीपीएसपीज, राइट। आर्टिकल 37 सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्रिंसिपल्स इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। मतलब अनएनफोर्सेबल हैं, अनजस्टिशिएबल हैं, लेकिन फंडामेंटल हैं देश की गवर्नेंस के लिए, और आर्टिकल 37 आपको स्पेसिफिकली मेंशन करता हुआ दिख जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको लेके आना है वो केवल आप लोकसभा में ही ला सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सी, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नहीं, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है नहीं, दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना पड़ेगा उसे अंडर द मेजोरिटी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 368 which says that more than 2/3 of present and voting plus more than half of total strength। मतलब मैं बोल सकता हूँ स्पेशल मेजोरिटी अंडर 249 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई फेडरल कैरेक्टर आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखता है उस अमेंडमेंट से, तो उसे सारे स्टेट्स की लेजिस्लेचर द्वारा भी रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। देखो, अगर कोई फेडरल कैरेक्टर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा तो आपको मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स से रेटिफिकेशन चाहिए होगा, दैट टू बाई सिंपल मेजोरिटी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमको गलत होता हुआ दिखता है। बाय दैट लॉजिक द आंसर वुड बी डी। इसका आंसर हो जाता है डी, नीदर 1 और 2। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बिल कैन बी सीएबी। एक और चीज जो मैंने बोला है, इसमें प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती, जॉइंट सिटिंग होती नहीं है, और प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो आपको सीएबी के केस में नहीं देखने को मिलती। बाकी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन रीड इट डाउन, जिससे आपको बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पहचानना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब हाई कोर्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट जज को प्रेसिडेंट। ये तो गलत हो गया जी।
ये बोल रखे हैं जी सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ देखो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हर स्टेट के पास अपना एक गवर्नर होना चाहिए, हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा गवर्नर एक स्टेट के पास नहीं, मतलब बेसिकली एक स्टेट 2 स्टेट्स के पास सिंगल गवर्नर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है सेम समय पे। तो पहले 2 स्टेटमेंट हमारे गलत हो चुके हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। संविधान कोई प्रोसीजर नहीं बताता कि किस तरीके से आपको गवर्नर को रिमूव करना है। होल्ड करते हैं एक बार। चौथा स्टेटमेंट बोलता है इन केस ऑफ यूटीज हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। नहीं, यूटीज के अंदर जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है तो यहाँ प्रेसिडेंट अगर लिखा होता ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, कोई भी प्रोसीजर आपको नहीं मेंशन्ड दिखता है संविधान के अंदर गवर्नर के रिमूवल का। हम बोल सकते हैं कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं। मैक्सिमम एज उनकी 35 प्रोवाइड करा रखी है, मिनिमम एज 35 अटेन कर लेनी चाहिए। 5 ईयर्स का टर्म है, लेकिन जब मर्जी हो तब प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है, कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है। तो बाय दैट लॉजिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी, दैट इज नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका संविधान में आपको मेंशन नहीं दिखता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन या जोनल काउंसिल्स। इन तीनों में से कोई सी भी बॉडी आपको संविधान के अंदर मेंशन देखने को नहीं मिलती है। बाय दैट लॉजिक हमारा आंसर हो जाता है डी 1, 2 एंड 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अटॉर्नी जनरल से ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, एजीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। एवरीथिंग मेंशन्ड इज अंडर आर्टिकल 76। They can take part in the proceedings of Lok Sabha. Yes, they can take part in the proceedings of Lok Sabha. They can be a member of the committee in Lok Sabha. Yes, they can be a member of committee in the Lok Sabha. They can speak in Lok Sabha. Of course, yes. They can vote in Lok Sabha. No, they cannot vote in Lok Sabha. Though they can speak, they can they have right to audience in every court of the country. वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, वो दोनों हाउसेज में आके बैठ सकते हैं, उसे अटेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। वो कमेटी के मेंबर भी बनाए जा सकते हैं और वहां बोल भी सकते हैं, बट वहां भी वोट नहीं कर सकते। बाय दैट लॉजिक हमारे पास जो सही आंसर निकल के आया है वो है सी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे बेसिकली हम बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसके? सरकार के, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। साथ के साथ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर फंक्शन करते हैं। इनका भी कोई प्रोसीजर नहीं है रिमूवल का, जब इच्छा होगी प्रेसिडेंट की तब वो इन्हें हटा देंगे। बाकी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है सी। वो मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा वो आपको सामने यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन रीड इट डाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। पार्लियामेंट जो है वो कोई लॉ बना सकता है या फिर कोई चीज इंप्लीमेंट कर सकता है, चीजों को, इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट कर सकता है। किस तरीके से करेगा? अब इसमें यहाँ ये फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन है, सेंटर स्टेट रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो क्या इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होगी? क्या मेजोरिटी ऑफ द स्टेट की कंसेंट चाहिए होगी? या उस स्टेट में जिसमें इंप्लीमेंट होने वाला है उस स्टेट की कंसेंट चाहिए होगी? या वो बिना कंसेंट के भी इस चीज को इम्प्लाई कर सकता है? इसका सही जवाब है डी। सी, आर्टिकल 253 बोलता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन मेरे को अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या कंसेंट की जरूरत नहीं है। बाय दैट लॉजिक डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996, जिसे हम पैसा एक्ट बोलते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो इस एक्ट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है? सबसे पहला है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ऑफ कोर्स इट इज। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ये भी ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज और टू फ्री ट्राइबल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। देखो, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ही आपने नॉर्मल 73rd अमेंडमेंट की जगह आपने एक अलग से एक्ट बनाया, पैसा एक्ट, जिससे ट्राइबल नीड्स को, उनके कंसर्न्स को बेटर तरीके से डील किया जा सके। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ये इसके साथ पैसा एक्ट डील नहीं करता है। ये आपको शेड्यूल 5 में देखने को मिल जाता है, शेड्यूल 6 में देखने को मिल जाता है। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 6 की तो हमें देखने को मिलता है वहां बनते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और जब हम शेड्यूल 5 की बात करते हैं वहां बनते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये दोनों चीजें आपको पैसा के अंदर देखने को नहीं मिल रही हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है सी, दैट इज टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरियाज इज नॉट द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसा एक्ट ऑफ 1996। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। पैसा 1996 में आया, क्यों आया? जिससे जो पंचायती
पंचायती राज वाले या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं उन्हें ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल्ड एरियाज में भी अप्लाई किया जा सके। ग्राम सभा के पास मेजोरिटी ऑफ द पावर्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स, ये सारी जिम्मेदारी ग्राम सभा की है। विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की गई है, ग्राम सभा बनाई गई है, पंचायत समिति बनाई गई है, ग्राम पंचायत जो 3 लेवल की हमें देखने को मिलती हैं वो भी बनाती हुई दिखेंगे, और सारी पावर्स आपको, मेजोरिटी ऑफ द पावर्स आपको ग्राम सभा के हाथ में देखने को मिलती हैं अंडर पैसा एक्ट। ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को काफ़ी सारे फंक्शंस और पावर प्रोवाइड करता है, चाहे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल की बात हो, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात हो, या फिर वहाँ उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की बात हो। ये एक्ट चाहता है कि अगर आपको कुछ भी करना है शेड्यूल्ड एरिया के अंदर तो आपको ग्राम सभा को कंसल्ट करना पड़ेगा जब भी आप कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या एक्टिविटी करना चाहते हैं। वहाँ फंड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ट्रांसफर किए जाएंगे ग्राम सभा को और ग्राम पंचायत को, जिससे वो अपने फंक्शंस ठीक से कंप्लीट कर पाएं और एग्जीक्यूट कर पाएं। ये बोला जाता है कि इस एक्ट ने लैंड राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज की शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर, और किसी भी तरीके से अगर आपको लैंड एक्वायर करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसमें ग्राम सभा की परमिशन लगेगी। और ये एक्ट ये भी बोलता है कि जो कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर, उनके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। देखो पहले तो ये गलत है, यहाँ 22 मेंबर्स हैं जिसमें से 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं। दूसरा, स्क्रूटनाइजेज द एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड, एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया। सी, पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर 2 and 3। है क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी? देखो एक पार्लियामेंट कमेटी है, पहली बार कब बनी? 1921 में बनी। किसके अंडर बनी? 1990 एक्ट के अंडर। 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता हुआ दिखता है हमें, उसके अंदर पहली बार पीएसी की शुरुआत की गई थी। इसका जो चेयरमैन है उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपॉइंट करते हुए दिखते हैं। स्पीकर को, चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा है? बेसिकली स्पीकर अपॉइंट कर रहा है। एक कन्वेंशन चला हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपको आज की डेट में पीएसी का चेयरमैन देखने को मिलता है, जिससे इसकी अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बेहतर हो सके। तो इसका आंसर हमारे पास बी आ गया है 2 and 3। ये मैंने बता दिया आपको 1921 में एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्ट के थ्रू। ये एवरी ईयर कंसल्ट की जाती है, कंस्टिट्यूट की जाती है अंडर रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। चेयरमैन जो है उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये केवल डिसीजंस बनाती है, और वो जो डिसीजंस होते हैं वो एडवाइजरी नेचर होते हैं। इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। 1 साल का इनका टर्म होता है। इनका काम क्या है? ये एक्सपेंडिचर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सरकार की, उनको एनालाइज करती है, अप्रोप्रिएशन जो बिल है उनको एग्जामिन करती है, अप्रोप्रिएशन एक्ट्स को एग्जामिन करती है, बजट को एग्जामिन करती है। साथ के साथ जो कोई भी ऐसा बिल जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर आया हुआ है उसको भी पीएसी के पास आप जाते हुए देख सकते हैं। जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हमारे पास अलग है, तो उसके लिए आप पीएसी अप्लाई होते हुए नहीं देखेंगे। बाकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अलावा कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल इशू जाता हुआ दिखता है तो वो आपको पीएसी के पास जाता हुआ दिखता है, और सीएजी की रिपोर्ट को भी ये एग्जामिन करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीसी के कौन कौन मेंबर्स होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। इसे हटा दो, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। तो बाय दैट लॉजिक हमारे पास 1, 3 and 4 हो जाता है। ये बनाई कब गई थी? ये 1952 में बनाई गई थी। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? पीएम जो चेयरमैन की तरह काम करते हैं, यूनियन कैबिनेट मेंबर्स, बेसिकली सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट, बेसिकली सीएम्स ऑफ ऑल यूटीज जिनके पास आपको बेसिकली लेजिस्लेचर देखने को मिल जा रही है, और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करती नहीं, तो अब क्या हो जाता है इसकी जगह? प्लानिंग मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, राइट? दीज आर द मेंबर्स जो आपको एनडीसी के मेंबर बनते हुए दिखते हैं, राइट? हमारा जो आंसर है इसके अंदर वो बी है। एनडीसी को राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट अथॉरिटी मेकिंग बॉडी है डिसीजन मेकिंग के लिए डेवलपमेंट मैटर से रिलेटेड इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर से चेयर करते हैं। 6 अगस्त 1952 को ये बनाई गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव हैं कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाना अक्रॉस द एरियाज, एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, और बैलेंस्ड और स्विफ्ट डेवलपमेंट रखना पूरे रीजन्स के अंदर, इनइक्वालिटी अमंग द रीजन्स ना क्रिएट होने देना। इसके मेंबर्स आपको, जैसे मैंने आपको बताया, पीएम जो चेयरमैन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, all state chief ministers, all UTs and chief ministers and administrators,
द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन के हुआ करते थे, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें से भारत की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको सही देखने को मिल रही हैं। पहला, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। देखो, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो 6 मंथ्स वाला लॉजिक है हमारे पास, लेकिन ओवर थिंक नहीं करना है। ये स्टेटमेंट एकदम सही दे रखा है कि जो कैबिनेट के मेंबर हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे। अगर वो 6 महीने तक नहीं भी हैं तो 6 महीने बाद उन्हें इवेंचुअली एमपी ही बनना है। मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक उनके पास हाउस के अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो दे कैन नॉट होल्ड द ऑफिस, उन्हें साइन करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। लास्ट स्टेटमेंट है, कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट। नो, इट इज बाय हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट को हेड करते हैं पीएम, और पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। वो कैबिनेट को हेड करते हुए नहीं दिखते हैं। तो बाय दैट लॉजिक हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 and 2 ओनली, राइट। ये जैसे मैंने आपको बताया 1 and 2 एकदम सही आंसर है। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर्स तब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक उनके पास पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस है, जब तक उनके पास मेजोरिटी है। जैसी वो मेजोरिटी जाती है उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। दूसरी चीज, हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। ओके, क्वेश्चन मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट नंबर 2, the nominated members of the 2 houses of the parliament have no voting rights in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president। मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो 12 लोग आपको राज्यसभा में देखने को मिलते हैं, और जो 2 एंग्लो इंडियंस आपको देखने को मिलते थे 2019 से पहले, 2020 से पहले, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नॉमिनेशन किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जा रहा है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन बन सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां वो वोट कर पाते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं कर पाते। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द, ये गलत है। देखो, डिप्यूटी चेयरमैन तो विद इन द मेंबर्स चुना जाता है ना, विद इन द मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, उन्हीं के बीच में से आप डिप्यूटी चेयरमैन चूज करते हो। और चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली इसमें आपको डेप्यूटी चेयरमैन डेफिनेटली मेंबर देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। बाय दैट लॉजिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी, 2 ओनली, राइट। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन तो राज्यसभा मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और डेप्यूटी जो होता है उसे इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा द्वारा अपने आपस में से ही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो सीओएम है वो पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन, राइट। देखो, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां हमें देखने को मिलना चाहिए था लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट इन जनरल। जनरली हम बोलते हैं पार्लियामेंट को हम जनरल पर्सपेक्टिव में यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें लोकसभा लिखा होना चाहिए था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टुवर्ड्स लोकसभा होती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर फंक्शन करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हमें आर्टिकल 78 की याद दिलाता है। सीधा सीधा ये सारी चीज़ें आर्टिकल 78 में लिखी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए प्रेसिडेंट को जो प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन है, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट पीएम से मांग रहा है। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारे पास आंसर निकल आता है बी, दैट इज 2 and 3, राइट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट 1 वॉज रॉन्ग। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। 2013 के लिए वी आर डन। नेक्स्ट मैं आपसे मिलता हूँ 2014 के क्वेश्चंस के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। वेट फॉर इट। इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, लेट मी नो कि कितने मार्क्स आए आपके, कितने सही गए, कितने गलत गए, और कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की, उनको भी एनालाइज करो, जिससे ये फ्यूचर में दोबारा गलती रिपीट ना हो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज चहल एकेडमी। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।